बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज हमारे इंपॉर्टेंटली नए टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ टॉपिक नेम मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग। अभी सर सबसे इंपॉर्टेंटली ये क्यों है हमारे सिलेबस में, इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग, क्या होता है मटेरियल कॉस्टिंग, उसके बाद उसके पीछे क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें अभी हमारे सामने है। तो पहला तो पार्ट है सर मटेरियल कॉस्टिंग। हमें गिवन है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो कॉस्टिंग का रूल बुक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों के पास है, जैसे 1 से लेके 25, ऑल आर रूल बुक। और हर एक चीज का रूल आप लोगों के सामने यहां पे दिया हुआ है। तो मटेरियल से रिलेटेड जितना भी रूल्स रेगुलेशन, सारी चीजें, मेथड्स, टेक्निक, सब कुछ है वो आप लोगों को गिवन है हमारे कैश 6 में। बहुत बार हमें क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि स्टेट द आंसर अकॉर्डिंग टू कैश 6। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ऐसा डायरेक्टली कभी कभार नहीं पूछते कि ऐसा ऐसा करो। वो लोग आपको क्या पूछेंगे कि भाई हमें आंसर बताओ एज पर कैश 6। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैश 6 इज नथिंग बट मटेरियल कॉस्ट। ओके। तो हम लोगों ने जब जब फाउंडेशन देखा है तो फाउंडेशन में हमने क्लासिफिकेशन देखे थे। एंड क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने देखा तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट और नेचर देखा था। और जब हमने कॉस्ट का एलिमेंट और नेचर देखा तो वहां पे 3 पार्ट हुए। तो वो 3 पार्ट कौन से थे सर? पहला पार्ट था मटेरियल, दूसरा था लेबर, तीसरा था अदर एक्सपेंसेस। ये 3 एलिमेंट से आज हम लोग हमारे पहले एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज मटेरियल। तो सर मटेरियल का मतलब हम लोगों ने बेसिक देखा भी था सर। मटेरियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस, बरोबर। ये मटेरियल जब हम लोग परचेस करते हैं उसका कॉस्ट। बट जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहते हैं कि सर कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट जब हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो जब मैं ये पेन के बारे में बात करता हूं, एनी प्रोडक्ट यू टेक, तो उसमें 50 to 60% जो कॉस्ट होती है वो किसकी होती है? मटेरियल। 50 to 60% मतलब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आपको बेंच देखना है, आपको कैमरा देखना है, आपको पेन देखना है, आपको ये स्क्रीन देखना है, कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, उसमें 50 to 60% जो पार्ट होता है वो किसका होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है। तो एज सिग्निफिकेंट अमाउंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि अगर मैं ये 10 रुपए में बेच रहा हूं तो 5, 6, 7 रुपए इसी के होंगे, किसके? मटेरियल। तो एज सिग्निफिकेंट अमाउंट इज इन्वॉल्व इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसका कॉस्टिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर 10 रुपए में अगर ये पेन बिकती है तो 6 रुपया मटेरियल का है, 2 रुपया लेबर का है, 1 रुपया अदर एक्सपेंसेस है। ऐसा 9 रुपए में पेन बन रहा है और मैं 1 रुपया मेरा प्रॉफिट ऐड करके 10 रुपए में बेच रहा हूं। ऐसा आप समझिए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा कॉस्टिंग करने का स्कोप कहां है? मटेरियल। बिकॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व, और ये मटेरियल आप लोगों को मंगवाना है। अभी सर जब मटेरियल मंगवाने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सर बहुत सारे ऑप्शंस में से मैंने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ये मेरा पहला टास्क। बिकॉज राइट क्वांटिटी एट अ राइट प्राइस फ्रॉम अ राइट प्लेस इन अ राइट मार्केट, बराबर है कि नहीं? ये राइट 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 मुझे चाहिए। ज्यादा अच्छा क्वालिटी का भी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए,
ऐसे व्यक्ति से मंगाना है जो व्यक्ति ऐसे टाइप के मटेरियल में पहले डील कर चुका हो। तो सर ये सारी चीजें करनी है, और ये सारी चीजें करते समय एक कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल बहुत बड़ा, और उसमें हमारा मटेरियल कॉस्टिंग आ। हमने फाउंडेशन में सिर्फ क्या देखा, मटेरियल कॉस्टिंग मतलब परचेस का कॉस्ट, उसको परचेस करते समय जितने भी खर्चे होते हैं वो जोड़ो, उसमें से सब्सिडी माइनस करो, ड्यूटी ड्रॉबैक माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। सीखा था, याद आ रहा है? तो एक फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, बस वही चीज को आप लोगों को अभी बड़ा दायरा कर, और उसका दायरा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें टेक्निक से इन्वॉल्व, राइट? तो उसी टेक्निक को अभी हमें सीखना है। गेटिंग फेयर आइडिया? अभी ये मटेरियल कॉस्टिंग सिखाते समय मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक स्टोरी बताऊंगा, और ये स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा, स्टोरी खत्म, मटेरियल कॉस्टिंग खत्म। ओके, ध्यान से समझिए। अभी एक ऐसा हमारा एक इमेजिन कीजिए, बहुत बड़ा गोडाउन, यू नो गोडाउन, सब लोगों को मालूम, यस, बहुत बड़ा स्टोरेज फैसिलिटी गोडाउन, दबंग पिक्चर की शूटिंग वाला, राइट? जिसमें सलमान खान नहीं आते, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, वो वाले गोडाउन की बात कर। बहुत बड़ा गोडाउन है जिसमें फाइटिंग है, और उसमें हमें एज अ मैन्युफैक्चरर हमें मटेरियल की जरूरत है। हमें साल भर में कितने मटेरियल की जरूरत है? 12 लाख किलोग्राम। कितना? 12 लाख। ये कहां से आया? मन से मेरे। 12 लाख किलोग्राम मुझे लग रहा है, ठीक है, मैं ओनर हूं ना, तो मैं बताऊंगा। तो मुझे 12 लाख किलोग्राम साल भर में चाहिए। ओके, अगर मुझे साल भर में 12 लाख किलोग्राम चाहिए, तो पहला मेरा सवाल होगा कि भाई 12 लाख मुझे मंगवाना है, सर मैं पूरे 12 लाख एक साथ मंगवाऊं? सर ये 12 लाख मैं 2 बार मंगवाऊं क्या? 6 लाख एक बार, 6 लाख एक बार। सर मैं ये 12 लाख 3 बार मंगवाऊं क्या? 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। या सर मैं 4 बार मंगवाऊं क्या? 3, 6, 9, 12। या फिर सर मैं 12 बार मंगवाऊं? एक 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 एक। सवाल पहला ये हो गया, बरोबर, कितनी बार मंगवाऊं? अच्छा, दूसरा सवाल है कहां से मंगवाऊं? बरोबर है कि नहीं? अभी 12 लाख किलोग्राम मंगवाना है, तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति होना चाहिए वैसा कि जो आपको इतना मटेरियल पहले तो सप्लाई करे। वो लोग तो सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, लेकिन सर वो क्वालिटी है कि नहीं? अच्छा, क्वालिटी है कि नहीं है वो भी पता चल गया, प्राइस महंगा हुआ तो बाद में पता चला कि अरे इधर से मैंने 5 रुपए में लिया, बाद में एक आधा व्यक्ति है वो बोल रहा था यार मैं तो 4 में देता था, 3 में देता था। करे तो क्या करे सर, इतने सारे सवाल मेरे सामने पैदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब ये 12 लाख किलोग्राम आपको चाहिए ना, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक मार्केट में टेंडर इशू करता है। यू नो टेंडर? टेंडर मतलब जाहीर प्रकटन, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात, हिंदी में उसे निविदा सूचना कहते हैं। टेंडर इशू होता है मार्केट, गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग देखो, ऐसा एक ब्लैक एंड व्हाइट जो कभी कभार गलती से आप पेपर अगर पढ़ते होंगे, तो पेपर में सिर्फ पहला और आखिरी पन्ना नहीं रहता, बीच में भी रहता, ठीक है? उसमें अगर जब आप खोलेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा बॉक्स में आता है, टेंडर इशू होता है, निविदा सूचना, जिसे जाहिर प्रकटन मराठीत में, राइट? तो वो टेंडर इशू करेंगे और टेंडर में बताएंगे हम ऐसी ऐसी कंपनी है और हमें ऐसे ऐसे टाइप के मटेरियल का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करिए, ऐसे ऐसे मटेरियल जो जो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें आप लोग क्या करिए, अपना कोटेशन भेजिए। बरोबर? वो लोग कोटेशन भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। तो एक क्या होता है, एक होता है टेंडर का ओपनिंग डेट। टेंडर खुल गया, अभी तो समझो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है? जैसे रोड बनाने के टेंडर्स होते हैं, सारी चीजों के टेंडर होते हैं कि नहीं गवर्नमेंट के काम की, जस्ट लाइक दैट। तो एक ओपनिंग डेट होती है और एक क्लोजिंग डेट होती है।
ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट तक एक ड्यूरेशन होता है, इट में बी 1 वीक, इट में बी 15 डेज, इट में बी 1 मंथ, जैसा उनका रिक्वायरमेंट है। जल्दी चाहिए होगा तो एक हफ्ते में फटाफट कवर करेंगे। तो ये टेंडर ओपन होगा, क्लोज होगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ए आया, अप्लाई करने के लिए बी आया, अप्लाई करने के लिए सी आया, अप्लाई करने के लिए लोग आते गए। अभी ऐसा तो नहीं कि एक का कोटेशन आया, अरे देखो खोल के देखो कितना, दूसरे का आया खोल के देखो, तीसरे का आया खोल के देखो, नहीं, ऐसा नहीं हो। वो क्या करेंगे, टेंडर आया उसको एक बॉक्स में जमा करेंगे, चिट्ठी है ना, ठीक है। फिर एक बार क्लोजिंग डेट आ गई कि इसके बाद टेंडर आएगा क्या, कोई नहीं, टेंडर्स आ चुके हैं। अभी ये टेंडर्स में से वो लोग क्या करेंगे, उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो आएंगे और बैठेंगे, मिल बैठे 2-3 यार, बरोबर। और फिर वो टेंडर लेके एक एक टेंडर को ओपन, अभी जब टेंडर ओपन 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 होते जाएगा तो यहां पे पता चलेगा ए है फ्रॉम गुजरात। हाँ, हम कहाँ के हैं, हम हैं अपने यहाँ पे छत्रपति संभाजी। ठीक है, अभी एक है मतलब हम महाराष्ट्र में है, अपन महाराष्ट्र का तुम्हें क्या, हाँ। तो हम महाराष्ट्र से हैं। एक आ गया गुजरात, एक आ गया आप लोगों को पुणे से, और एक अपने ही सिटी से। ठीक है, अपने ही सिटी से एक आ गया। लेकिन अपन कैसे थे, अपन अपने सिटी वालों को पहले भाव नहीं देते, अरे नहीं नहीं वो गुजरात वाला भारी रही, हाँ नहीं नहीं वो पुणे वाला भारी रही, ऐसा होता है ना। अपने बाजू में बताने वाला एक दोस्त होता है, और ऐसा मत कर, लेकिन उसको तीसरे का ये दो, ती म्हणली होती ना, मग ते बरोबर है, ये नहीं राइट, राइट ना। तो ऐसा ही होगा यहाँ पे भी, पहले ये टेंडर खोलेगा ही नहीं, बोले अपने इधर का है क्या, पहले बाजू में रखो। फिर वो खोलेंगे गुजरात वाला, गुजरात वाला बोल रहा है कि भाई हम लोग 5 रुपया प्रति किलो देंगे, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा होगा वगैरह वगैरह सारी चीजें। पुणे वाला बोल रहा है भाई तुम 5 रुपए से दे रहे हो, चलो हम 4.5 रुपए से देंगे, ठीक। लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति होता है, भले ही आप लोगों को यहाँ पे ऐसा समझिए पुणे वाला 3.5 रुपए से ही दे, 4.5 नको चलो और कम, और अपने यहाँ का व्यक्ति बोल रहा है मैं 4 रुपए प्रति किलो से दे दूंगा, ठीक है। तो तीनों होशियार थे, उन्होंने बोला यार चलो ठीक है, ये 3.5 बता रहा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, राइट। पुणे से जब मटेरियल आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो, 3.5 रुपए प्रति किलो, मतलब वो दुकान से बोलेगा 12.5 लाख, 12 लाख चाहिए, इंटू 3.5 रुपए करो, इतने पैसे दो, बाकी तुम देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन हम थोड़ी देंगे, बरोबर है कि नहीं? तो इसमें जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन जोड़ा और सारी चीजें की, तो सर ये हो रहा था 4.75 प्रति किलो, और अपना आदमी दे रहा है 4 रुपए से, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ के भी 4.10 हो रहा है। तो हमने पूरा विचार विमर्श करने के बाद डिसीजन लिया। व्हाट इज द डिसीजन, भाई छत्रपति संभाजीनगर वालों को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, एंड टेंडर गोज टू छत्रपति संभाजीनगर। तो टेंडर ऑफर हो चुका, एंड टेंडर ऑफर कितने में हुआ, 4 रुपए प्रति किलो, मतलब अभी 12 लाख किलोग्राम में साल में मंगाऊंगा, और उसका रेट क्या होगा, @4 पर, गेटिंग अ फेयर आइडिया। 4 रुपए से मुझे मिलना है, मतलब 12 लाख इंटू 4, 48 लाख रुपीज। अभी टेंडर की एक खास बात क्या है, 4 रुपए से आगे भाव महंगा भी हो गया तो सामने वाला लायबल है मुझे कितने रुपए देने में, और भाव कम भी हो गया तो मैं लायबल हूं परचेस करने में कितने रुपए में। ये टेंडर का खास बात है। तो आपको अगर लगता है कि मटेरियल आगे चल के बढ़ेगा तो मैं पहले ही प्राइस को लॉक कर दूं,
एंड सामने वाला भी उसका पूरा प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें चेक करके ही प्राइस को क्या करता है, लॉक। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो सर पहली बात तो क्लियर हो गई कि मुझे किससे मंगवाना है। तो हम, ऐसा नहीं है कि मेरे गांव का है इसीलिए सारी चीजें मैं उसको दे दूं। मैंने पूरा सारा उसका बैकग्राउंड देखा। मैंने देखा कि क्या इस टाइप के मटेरियल में ये व्यक्ति पहले डील कर चुका है क्या, तो वो कर चुका था। उसका क्वालिटी देखा, हमने उसका थोड़ा सा प्रोडक्ट मंगवा के देखा, सारी चीजें की, क्योंकि हम सेम सिटी में हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन मैं गुजरात वाले से बोलूंगा तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। कुछ मटेरियल में ऊपर नीचे हुआ तो वो व्यक्ति बैठा है गुजरात में, मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में, तो ये भी एक एडवांटेज है कि ये मेरी सिटी का है, मैं तुरंत माल लेके ट्रक लेके उसके द्वार पे पहुंच सकता। तो ये सारे एडवांटेज देख के मैंने इसको टेंडर ऑफर किया है। तो टेंडर ऑफरिंग हो चुकी, सारी चीजें क्लियर हो गई। सर फिर से सवाल पैदा हो रहा है। सवाल है कि ये 12 लाख अपने मंगवाएंगे, वो तो है, कैसे मंगवाएंगे? पूरे 12 लाख एक बार मंगवाऊं सर, फिर 2 बार मंगवाऊं, 3 बार मंगवाऊं, या 12 बार मंगवाऊं? ये तो सवाल अभी भी जीवित है, राइट? तो ऐसे सिनारियो पे क्या होता है, ध्यान से समझो। जब ऐसा सिनारियो आपके सामने आएगा, तो जब कभी भी अपन प्रोडक्ट का कॉस्ट देखते हैं ना, दो टाइप के कॉस्ट आपके सामने इन्वॉल्व। वन इज परचेस कॉस्ट, वन इज एसोसिएटेड कॉस्ट। सर क्या मैंने मेरी परचेस कॉस्ट फिक्स कर ली? हाँ, 12 लाख किलोग्राम एट द रेट 4, 48 लाख ये मेरी परचेस कॉस्ट हो गई, बरोबर। अभी एसोसिएटेड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। सर ये परचेस करते समय कुछ एसोसिएशन होगा कि नहीं? यस। तो एसोसिएटेड कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड वन इज कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए लगने वाला खर्च इज ऑर्डरिंग। सर मैं जितनी ज्यादा बार ऑर्डर करूंगा कैनाई से ये कॉस्ट लगेगा। हाँ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है बाइंग कॉस्ट। प्रोडक्ट को बाय करना है, ये कॉस्ट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, प्रोडक्ट को बाय करना है, मुझे उनको मेल करना पड़ेगा, मेरे को भेजो 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 भेजो। उसके बाद ऑर्डर करते समय आप लोगों को एक क्वांटिटी, ये सारी चीजें वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो बनाओ, ये डॉक्यूमेंट भेजो, फिर उनसे फॉलो अप लो, ये बार बार करना पड़ेगा सर, ये कॉस्ट हो जाएगी। या फिर दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, इसका दूसरा नाम है स्टोरेज कॉस्ट। प्रोडक्ट को स्टोर करना है, स्टोरेज कॉस्ट आएगी, कैरिंग कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट को कैरी करना है। सर अगर मैं 12 लाख एक साथ मंगवाऊंगा तो इतना बड़ा मुझे गोडाउन लगेगा। 12 लाख अपने घर के आंगन में तो आएंगे नहीं, बरोबर, तो इतना बड़ा गोडाउन लगेगा। अगर मैं 1 लाख मंगवाता हूं तो छोटा गोडाउन लगेगा। तो कहना इससे एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर दीज टू कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अभी आपको इनवर्सली रिलेटेड मालूम है, आपने इकोनॉमिक्स सीखा हुआ है, यस। तो इनवर्सली रिलेटेड का मतलब है सर अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, और अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा, ये बोल रहे, बरोबर क्या? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बढ़ गया, मतलब सर मैंने छोटे 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 ऑर्डर, कैसे छोटे छोटे छोटे, तो क्या होगा, मेरा कैरिंग कॉस्ट कम 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 होती है। क्योंकि अगर मैं 1 लाख ऑर्डर करूंगा तो मेरे को गोडाउन छोटा लगेगा, बरोबर। तो छोटा गोडाउन लगेगा तो लाइट फैन सारी चीजें छोटी लगेंगी, 4 लाइट में काम हो जाएगा, मटेरियल बेचारा लाइट मांगता भी नहीं।
पड़ा रहता है एक कोने में, बरोबर। तो वो भी हो गया। दूसरा, एक ही वॉचमैन रखेंगे तो चल जाएगा, एक आधा कुत्ता रख देंगे तो भी चल जाएगा, बराबर की। वॉचमैन भागेगा उससे पहले कुत्ता भाग जाएगा, ठीक है। छोटा गोडाउन, छोटा कुत्ता, एक ही व्यक्ति और दो तीन लाइट, ठीक है ना। गोडाउन बड़ा हो गया, मतलब एक ही बार 12 लाख पूरे एक बार मंगवा, 12 लाख। तो 12 लाख को कैरी करने के लिए आपको उतना बड़ा गोडाउन चाहिए, और वहां पे दो तीन चार पांच आप लोगों को कुत्ते रखने होंगे। वॉचमैन सामने बैठा है, पीछे से आदमी निकाल रहे फेंक रहे, चल रहा है मस्त, वॉचमैन को मालूम ही नहीं, वॉचमैन वहां जाते जाते वो लोग सामने आ जाए, फिर कैसा करेंगे? ऐसा सिनारियो होगा। तो और ऐसा बारिश का मौसम है, आपको मालूम ही नहीं है पीछे अगर कोने में टिप टिप बरसा पानी चालू हो गया, ठीक है, और वहां पे मटेरियल पे पानी गिर ही रहा है, वहां पानी आग नहीं लगा रहा, पानी सब भिगा रहा है, मटेरियल खराब हो रहा है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसा अगर होगा, मुझे बताइए, मटेरियल खराब होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, इतना मेरे को सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब अगर ये बढ़ा तो जाहिर सी बात है ये कम हो जाएगा। ऑर्डर एक ही बार करूंगा तो एक ही बार खर्चा होगा, लेकिन फिर इधर खर्चा बढ़ जाएगा। सर इधर तो कोई चेंज ही नहीं है, क्यों? ये तो फिक्स करके रखा है, टेंडर, भाई डिमांड, टेंडर, ठीक है, ये फिक्स हो गया। लेकिन मैं इधर आया तो इधर कार्यक्रम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि नहीं पार्थ? तो कैसे करें? सर ऐसा कुछ तो भी मुझे चाहिए ना टेक्निक, जिससे मेरा एसोसिएटेड कॉस्ट जो है, ये दोनों, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा कैरिंग कॉस्ट, दोनों के दोनों कम से कम आए, या फिर दोनों के दोनों इक्वल आए, बरोबर कि नहीं? आपको एक चीज पता चल रही है, ये ऐसा चल रहा है, बरोबर। ऑर्डरिंग बढ़ा तो कैरिंग कम हो रहा है, कैरिंग बढ़ा तो ऑर्डरिंग कम हो रहा है। अगर ऐसा सिनारियो क्रिएट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इधर ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है, इधर ध्यान देना है। तो इधर अगर मैं ध्यान देने जाऊं तो हो क्या रहा है सर, इनवर्सली रिलेटेड है। तो ऐसा कोई टेक्निक है क्या सर, कि जिससे हमें पता चले कि भाई मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा कैरिंग कॉस्ट सेम आना चाहिए? तो ऐसा मैंने कितने यूनिट एक ऑर्डर में मंगवाने चाहिए सर, जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, सेम? यही हमारा आज का पहला टेक्निक है। मैंने क्या बोला जरा ध्यान से समझिए, समझिए। एक ऑर्डर में मैंने कितने यूनिट्स मंगवाना चाहिए तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होना चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट का हमारा नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑल्सो टर्म्ड एज ईओ। ये बोलो, यस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट, बरोबर। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड क्वांटिटी का मतलब होता है यूनिट्स। यस और नो? सर अभी इसी को मैं दोहराता हूं, एक ऑर्डर में, सुनिए सर, एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगवाऊं तो मेरा कॉस्ट सबसे चीपेस्ट होगा या कम होगा? हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो हमें कॉस्ट को कम करना है, बढ़ाना नहीं। तो अगर मुझे कम करना है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, ये टेक्निक फॉलो। एक ऑर्डर में जब मैं कुछ यूनिट्स मंगवाऊंगा, उतने यूनिट जब आप मंगवाओगे ना सर, आपका अपने आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों भी क्या हो जाएगा, कम, और दोनों भी क्या आ जाएगा, सेम। ये वो टेक्निक।
मतलब ईओक्यू जितने यूनिट आपको बताएगा उतने अगर आपने मंगवाए ना, तो उतने यूनिट से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा, सेम। समझ रहे हो टेक्निक क्या है? तो यही टेक्निक हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब ये टेक्निक में क्या करने का सर, ये टेक्निक जब फॉलो होती है तो वहां पे कुछ अजम्पशंस आते हैं सर। ठीक है, और ये अजम्पशन आप सीख चुके हो, बस आपको मालूम नहीं है। क्या है पहला अजम्पशन सर, एनुअल डिमांड शुड बी नोन। क्या मुझे मालूम है मेरी एनुअल डिमांड क्या है, 12 लाख किलोग्राम। ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, तो अजम्पशन पहला वैलिड है। यस सर, बिल्कुल वैलिड। दूसरा सर, परचेस प्राइस पर यूनिट इज फिक्स्ड। क्या हमने फिक्स किया था? अरे हमने फिक्स किया ना सर, इधर देखिए ना, ये देखिए क्या किया था मैंने, टेंडर मंगवाया था क्या? यस, और टेंडर मंगवा के मैंने परचेस प्राइस को फिक्स किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो मेरा पर यूनिट प्राइस क्या हो गया, फिक्स्ड। बरोबर, यस बिल्कुल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट assumption, when we follow EOQ, your OC is equal to CC. What is OC? Ordering cost. And what is CC? Carrying cost. ये सर अमाउंट में ये बहुत जरूरी है। इन टोटैलिटी, मतलब मैं जितनी बार ऑर्डर करूंगा, मैंने 12 ऑर्डर किए, तो 12 ऑर्डर का जो कॉस्ट होगा वो मेरा ओसी। समझ रहे सर? कैरिंग कॉस्ट, अगर मैं पूरे 10 बार सारी चीजें कैरी कर रहा हूं, तो सबका मिला के कैरिंग कॉस्ट जो होगा वो इधर है। गेटिंग अ फेयर आइडिया मैं क्या करूं? यस, ओसी इज इक्वल टू सीसी। तीन असम्पशन कौन से? पहला, एनुअल डिमांड, इधर देखने का, एनुअल डिमांड शुड बी नो, मुझे मालूम चाहिए। दूसरा, परचेज प्राइस पर यूनिट शुड बी, और तीसरा, ओसी इज इक्वल टू सीसी। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो ये तीन अजम्पशन अगर फॉलो होते हैं तो हम लोग ईओक्यू कर सकते हैं। सर ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक का मतलब है चीपेस्ट, ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर, एंड यूनिट्स का अपना क्वांटिटी का मतलब है एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगवाऊं तो मेरा कॉस्ट सबसे 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 कम आएगा, इज नथिंग बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो सर अभी ये ईओक्यू काटता कसर, सर ईओक्यू कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा। आई सर, ईओक्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला अंडर रूट 2AO अपॉन सी। डरने का नहीं, अंडर रूट है अपने कैलकुलेटर की, सिर्फ दबाना है। ठीक है, अंडर रूट का बटन है अपने इसमें, सिर्फ बटन दबाने का आ जाता है वो आंसर। देयर इज नो नीड टू हेजिटेट। ओके, अंडर रूट 2AO अपॉन सी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वही इसमें आताच मैथ सुटलं होतं आता हे परत आलं, ऐसा कुछ नहीं। 2AO अपॉन सी, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड। बरोबर, एनुअल डिमांड, और एनुअल कंजम्पशन, और एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सारे वर्ड सेम है। एनुअल डिमांड साल भर की डिमांड, एनुअल रिक्वायरमेंट साल भर का रिक्वायरमेंट, एनुअल कंजम्पशन साल भर कितना कंज्यूम करेंगे। सर बहुत स्पेसिफिक चाहिए वर्ड्स के ऊपर हम, ठीक है ना, समझना जरूरी है। ए ओ म्हणजे काय, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आता गंमत बघा, मजा देखी,
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो आप बोलेंगे सर ये ओसी और ये ओ सेम है क्या? नहीं, ये ओसी जो था वो सारे ऑर्डर्स का मिला के था। ये जो है ना, ये क्या है? पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने के लिए लगने वाला खर्चा इज ओ। ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ जगहों पे मॉड्यूल में यहाँ पे ओ की जगह बी वर्ड यूज किया है। बी मतलब ऑर्डरिंग की जगह दूसरा वर्ड क्या बोला था मैंने? बाइंग कॉस्ट। तो बाइंग स्टैंड्स फॉर बी, म्हणून तिथे फॉर्म्युला क्या बनतो? 2AP/C। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा फॉर्मूला 2US/A, उनको ऐसा यू को ये एनुअल डिमांड बोलते। अरे मैं कोई भी वेरिएबल लगाऊं चलेगा ना, लेकिन अपन अच्छा वेरिएबल लगाएंगे, क्योंकि ए मतलब एनुअल, ओ मतलब ऑर्डरिंग, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पूपा PUP पर यूनिट पर एनम, याद रखनी। ठीक है, ए समझा? क्वेश्चन में अगर मंथली दिया तो तू क्या करेगा? उसको ईयरली करेगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? एनुअल डिमांड चाहिए ना भाई। एनुअल डिमांड चाहिए तो मैं क्या करूं? उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करूं। अगर मुझे वीकली दिया तो तू क्या करेगा? अरे बोलो ना, वीकली दिया तो कितने वीक रहते साल भर में? बाप रे, ये भी भूल गए तुम। 52, तो मल्टीप्लाइड बाय 52 करेगा। पहले रीड करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मुझे ए जो दिया गया है वो एनुअल है क्या? जो डिमांड दी है वो मंथली है क्या, ईयरली है क्या, क्वार्टरली है क्या, वीकली है क्या, डेली है क्या? सगळं बघायचं और उस हिसाब से ए लिखने। अपन अभी फाउंडेशन में नहीं है, 2 मिनट में एमसीक्यू निकाला ना आगे बढ़ा नहीं। 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। ए ओ क्वेश्चन में दिया होगा, इंग्लिश समझनी पड़ेगी। सी दिया होगा, समझना पड़ेगा। कुछ जगह पे नहीं दिया होगा, क्या करना है आगे देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं और इसके आगे के फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं। ये तो इससे तो मुझे क्या मिलेंगे? ये अमाउंट आएगी कि यूनिट आएगा भाई? यूनिट्स परचेस करने वाला नाम क्या है ईओक्यू का? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, बदगेनो क्वांटिटी है ना वो। तो अगर क्वांटिटी वर्ड आता है तो अमाउंट आती है क्या? क्वांटिटी आएगा तो यूनिट्स आएंगे। मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से? एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगवाऊं? तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ में। एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगवाऊं, तो यूनिट वर्ड आ रहा है ना, किलो। तो यूनिट है मतलब ये इससे क्या मिलेंगे? यूनिट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आपको यूनिट्स मिलेगा। ठीक है सर, दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं। हमने अभी देखा तीसरा अजम्पशन, ओसी इज इक्वल टू सीसी। तो साल भर में आप जितनी बार ऑर्डर करोगे उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ए, ए म्हणजे एनुअल डिमांड अपॉन, फॉर्मूला समझ रहा है क्या? देखो हाँ, लॉजिक एकदम लॉजिक। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। मैंने अगर आपको पूछा मैं 12 लाख किलोग्राम मटेरियल मंगवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि मैं 12 लाख किलोग्राम मटेरियल मंगवा रहा हूं और एक बारी में मैं 1 लाख मंगवा रहा हूं। अगर मैंने आपको बोला कि मैं 12 लाख किलोग्राम साल भर में मंगवा रहा हूं और एक बारी में 1 लाख मंगवा रहा हूं, तो मैंने अगर आपको पूछा साल में मैं कितनी बार ऑर्डर कर रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? 12 बार। ये समझा क्या सबको? कैसे किया आपने? 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो 12 लाख क्या है आपका?
समझिए क्या लॉजिक समझ। ये 12 लाख मेरा एनुअल डिमांड और 1 लाख क्या है मेरा ईओ क्यों मत बोलो। 1 लाख क्या है एक बारी में मैं कितने यूनिट्स मंगवाता हूं और उसी का दूसरा नाम हम सीख चुके हैं ईओ। मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता था आप लोगों के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर इन वन ऑर्डर बरोबर का। एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट मंगवाता हूं उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन बरोबर। तो उसी का दूसरा नाम सीखे ना तुम अब भी क्या है वो ई ओ क्यू। तो ए अपॉन ईओ क्यू से क्या मैं ऐसा बोलूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं ये बोलो ना ए अपॉन ईओ क्यू करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला वही है ना गाइस नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू ए अपॉन ईओ। मैंने आपको बोला ध्यान से समझिए कि एक ऑर्डर में सॉरी 12 लाख किलोग्राम साल भर में मंगवाना है और एक बारी में मैं 1 लाख मंगवाता हूं। आपने बोला सर आप साल भर में 12 ऑर्डर करते हो ये सर एक ऑर्डर को लगने वाला खर्चा मतलब कहना इससे क्या है वो देखो क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर ये 100 रुपए है एक बार ऑर्डर करने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं 100। आप कितनी बार ऑर्डर करें 12 बार। तो क्या मैं ऐसा बोलूं 12 × 100 ये आप लोगों का ओसी आ गया 1200। ये बोलो ना भाई समझ में आ रहा है क्या एकदम लॉजिक है कुछ भी नहीं करना है। जो साल भर में मंगवा रहे थे उसको डिवाइड करना है किससे एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं उससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए 12 एक बार ऑर्डर करने को 100 रुपए लगते हैं 12 बार ऑर्डर करने को 1200 रुपए लगेंगे। ये तो बेसिक लॉजिक है। तो 3 फॉर्मूला हो गए ईओक्यू हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ओ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये बोलो ना भाई यस। और उसके बाद सर मैंने लाख यूनिट ऑर्डर तो कर दिए ध्यान से समझिएगा 1 लाख यूनिट ऑर्डर हो गए। अभी 1 लाख यूनिट में कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो एक ही दिन आपके पास होंगे। देखो मैंने गोडाउन में 1 लाख यूनिट मंगवाए दूसरे दिन अपना फैक्ट्री का बंदा आया और उसने बोला कि फैक्ट्री वाले को ये भाई दे 50 यूनिट। वहां से 50 यूनिट गए और फैक्ट्री में काम हो गया। इधर तो 9 लाख कुछ कुछ बचे वो 2 दिन चले फिर थोड़े गए बाकी के 3 दिन चले फिर थोड़े गए बाकी के 4 दिन चले। आप ऐसा किसी का बता सकते हो कि एक जो पर्टिकुलर यूनिट है वो कितने दिन मेरे पास था नहीं बता सकता। इट इज हाईली इम्पॉसिबल टास्क कि मैंने अगर आपको बोला ये पेन बनाने का मटेरियल है और ये मटेरियल यहाँ पे फैक्ट्री में गोडाउन में पड़ा हुआ है मुझे बताओ ये कितने दिन से पड़ा हुआ है आप लोग नहीं बता सकते। इसका बताओ हमें कि ये 1 दिन से था 2 दिन से था 500 दिन से था 40 दिन से था कुछ भी अमाउंट आप नहीं बता सकते। तो ऐसे सिनारियों पे क्या करते हैं मालूम ऐसे सिनारियों पे करते हैं एवरेज एवरेज इन्वेंटरी। सर मेरे पास जो इन्वेंट्री है उसका डेली ऐसा टेकिंग मेरा करना पॉसिबल ही नहीं क्योंकि अगर मेरे पास समझो ठीक है आप बड़े इसका कर लोगे क्योंकि इंजन है तो इंजन की क्वांटिटी कम हो। अगर मेरे पास उसके नट बोल्ट है वो तो बॉक्स में आते हैं एक बॉक्स में 1000 नट बोल्ट आते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा क्या एक नट बोल्ट हाँ ये 2 दिन का है ये 5 दिन का है ये 10 दिन का है ये 20 दिन का है नहीं। मैं सिंपली बोलूंगा भाई एवरेज। अगर मैंने आपको पूछा आपको 12वीं में कितने परसेंट थे भाई लोग 94% देखो भाई इतने। तो अभी 94% है तो इसका मतलब ये है क्या उसको सारे सब्जेक्ट में 94 नहीं उसको में भी इंग्लिश में 60 ही होंगे नहीं होंगे लेकिन फिर भी ठीक है या उसको अकाउंटिंग में 100 होंगे वो भी नहीं होंगे फिर भी ओके। उसके बाद अगर मैंने आपको बोला मैथ में उसको 98 है अलग अलग है ना। लेकिन जब मैं सारे उसके मार्क्स का टोटल करता हूं और डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट करता हूं हाउ मेनी सब्जेक्ट
5 6 4 3 2 1, तो उससे मुझे क्या मिलता है? लोकेश को एवरेजली हर सब्जेक्ट में 94 मार्क्स। तो वैसा ही मेरा इन्वेंटरी एवरेजली मेरे पास है, बोलो हाँ या ना? यस। तो इसीलिए मैं क्या निकालता हूं? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कब निकलेगा सर? और कोई भी चीज का एवरेज करना है तो डिवाइड बाय क्या करते हैं? 2 करते हैं ना भाई। यस। तो किसी भी चीज का एवरेज अगर मुझे करना है, तो अभी यहाँ पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्वांटिटी में होती है, और क्वांटिटी आप मंगवा रहे हो, और कितनी मंगवा रहे हो ये कहां से पता चलेगा? वेरी गुड। तो फॉर्मूला बनेगा ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। मैंने 1 लाख क्वांटिटी मंगवाई, ठीक है। अभी 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्यों सर? ये क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर ये करने के पीछे का रीजन है, ये 1 लाख क्वांटिटी अगर मेरे पास 3 महीना चला, तो मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा कि इसमें से कितना क्वांटिटी कितने दिन मेरे पास था। मैं ऐसा ही बोलूंगा एवरेजली ये 1 लाख मेरे पास था। समझ रहे हो? यस। अभी सर जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स आए, यहाँ पे इन्वेंट्री आई, तो ये इन्वेंट्री को कैरी कर रहे हो आप? कैरी कर रहे हो कि नहीं? तो कैरी करने के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने आपको क्या बोला? वहां पे वॉचमैन बैठा है, उसका 15,000 सैलरी है। अरे 15,000 सैलरी दे के आप लोग अंदर के 100 इंजन, लाख नट बोल्ट्स या बाकी की सारी चीजें उससे गार्ड करवा रहे हो कि नहीं? तो वो कैरी करने का लगने वाला खर्चा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? जोड़ना पड़ेगा। तो कैन आई से 5वां फॉर्मूला है मेरे लिए, क्या है सर फॉर्मूला? कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये बोलो ना भाई, ये बोलो भाई यार, क्लियर है क्या मैं क्या बोला? यस। मैंने कितने फॉर्मूला बताए? 5। पहला फॉर्मूला सब लोग, ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड और रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन। O stands for ordering cost per order. C stands for carrying cost per unit per annum. ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मूला A अपॉन EO क्यू, और ऑर्डरिंग कॉस्ट तीसरा फॉर्मूला A अपॉन EO क्यू इंटू O। ठीक है। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। बताइए, क्लियर हो रहा है? 5 फॉर्मूला। अभी सर आपको कोई बताएगा नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये ईओ क्यू का फॉर्मूला जो है सर, ये डिराइव कैसे, है ना? ये फॉर्मूला आपको दिया तो दिया, तो ये डिराइव कैसे? ये डिराइव हुआ है आपके बेसिक अजम्पशन से। एंड व्हाट इज योर बेसिक अजम्पशन? बेसिक अजम्पशन इज ओ सी इज इक्वल टू सी सी। बोलो भाई। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अब भी मैंने आपको सिखाया, चलो बताओ। ए अपॉन ईओ क्यू, बोलो पिंटू, इधर ध्यान दो। सीसी फॉर्मूला ईओ क्यू अपॉन 2 इंटू आ गए। सर अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये ओ इधर जाएगा तो एओ हो जाएगा क्या? एओ अपॉन ईओ क्यू इज इक्वल टू, ये सी इधर जाएगा तो सी इंटू ईओ क्यू हो जाएगा क्या? डिवायडेड बाय 2 हो जाएगा क्या? तुम्हाला जरी मॅथ येत नसलं तरी पण इतकं तर येईल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2AO इज इक्वल टू ईओ क्यू, और ये ईओ क्यू इंटू ईओ क्यू, सी इंटू ईओ क्यू का स्क्वायर, बरोबर। ये सी मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो
2AO अपॉन C इज इक्वल टू EOQ का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 2AO अपॉन C इज इक्वल टू, कितना भारी है। यस, मैथ इतना सिंपल होता तो कितना अच्छा। ऐसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। गेटिंग अ फेयर आइडिया, मैंने क्या बोला आपको, पक्का 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 बोलिए एवरीवन। यस, तो एक बार पूरा जरा विजुअलाइज करिए, ये फॉर्मूलाज को देखिए, 1 मिनट है आपके पास, पूरा फॉर्मूलाज देखिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो फिर मैं आपको लिख के देता हूं हर एक चीज, ठीक है। देखो, फॉर्मूला देखना है, बिल्कुल आवाज नहीं। ये चालू हाँ चलो। बोलो भाई, आर वी क्लियर एवरीवन। चलिए, पुट हेडिंग मटेरियल कॉस्ट एवरीवन। पुट हेडिंग मटेरियल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश 6, कैश 6, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। चलिए, उसमें लिखेंगे एवरीवन, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट of the product, out of the total cost of the product, material cost consists of, material cost consists of 50 to 60%. Material cost consists of 50 to 60%. As a significant amount is involved, as significant amount is involved, it becomes necessary, it becomes necessary to control this cost. It becomes necessary to control this cost. Full stop, continue.
The material cost can be the material cost can be control oblique reduce by purchasing a right type of material by purchasing a right type of material, comma, right quality of material, right quality of material at a right price, at a right price from right place, from right place at a right time, at a right time with the right quantity, with the right quantity. Following are the tools and techniques. Following are the tools and techniques for controlling material cost. For controlling material cost. उसमें सबसे पहला लिखना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक लाइन छोड़ो और मस्त लिखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पहला टेक्निक है हमारा जिससे हम लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे दिया हेडिंग, ब्रैकेट में लिख दीजिए ईओक्यू। अभी इसके बारे में थोड़े दो शब्द लिख, ठीक है, उसके अंदर लिखना है। इट इज द साइज ऑफ ऑर्डर, it is the size of order at which at which the total material cost at which the total material cost ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग परचेस कॉस्ट, excluding purchase cost bracket close is minimum, is minimum. The total material cost can be classified the total material cost can be classified into ordering cost oblique buying cost, ordering cost oblique buying cost, and carrying cost, and carrying cost oblique storage cost.
full stop, continue. At EOQ, total carrying cost, at EOQ, total carrying cost and total ordering cost at EOQ, total carrying cost and total ordering cost is equal and sum total SUM and sum total is minimum ओके। तो नीचे लिखिए EOQ कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, EOQ कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये आपके सामने फॉर्मूलाज है, फटाफट लिख दीजिए। पहला EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर पहले लिख देना सेकेंड नंबर में, 3 ऑर्डरिंग कॉस्ट, 4 इन्वेंट्री, 5 कैरी। चलो फटाफट ये पांचों लिख दो, फिर आगे बढ़ो। सब फॉर्मूला लिख रहे हैं फटाफट एवरीवन। आ गए पांचों। हमें क्या करना है, एक 40 पेजेस का बुक करना है, छोटा। फाउंडेशन में किया था क्या हमने? नहीं, तो अभी करना है। 40 पेजेस का एक बुक करना है, सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज मैंने अभी तक आपको कितने फॉर्मूला बताए? ऐसे हर चैप्टर में मिला के आगे चल के एंड में हमारे पास एक अच्छा फॉर्मूला का बुक हो जाएगा। एग्जाम के लिए हमें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो रिवाइज करना है तो फटाफट वहां से फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, इसीलिए हमें जरूरी है। तो यही फॉर्मूला का बुक आगे चल के कैरी होगा आपके ग्रुप 2 में, ठीक है। यही आगे चल के आप लोग फाइनल के लिए यूज करेंगे, समझ रहे हो। चलो ये 5 फॉर्मूला हो गए एवरीवन, लिख दिया। एक और फॉर्मूला इसमें एडिशन हो सकता है सर, कौन सा? परचेज कॉस्ट। कोई है जो फॉर्मूला बना सकता है इसका? आपने परचेज किया ना, कितना परचेज किया था? 12 लाख किलोग्राम। कितने में एक परचेज किया? 4 रुपए।
तो 12 लाख किलोग्राम क्या है आपका एनुअल डिमांड। तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला में ऐसा लिख सकता हूं, ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। बोलो ना भाई, फॉर्मूला बन गया। इसी के नीचे लिख दो ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपके सामने। एक्चुअल सिनारियो में यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं थी सर, ये तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन एग्जाम में तो बताना पड़ेगा ना कि कैसा आया। यस, ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ दो फॉर्मूले, यहाँ दो फॉर्मूले, यहाँ एक फॉर्मूला और एक ईओक्यू, 6 हो गए। देख, पक्का है एवरीवन, क्लियर हुआ। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, आइए इसके ऊपर। प्लीज राइट डाउन वन क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं अपने को आता है क्या। फाइंड आउट ईओक्यू, फाइंड आउट ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉमा एवरेज इन्वेंटरी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉमा एवरेज इन्वेंटरी, कॉमा एवरेज कैरिंग कॉस्ट, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। हे थोडक्यात सगळं काढायचं आहे का जे दिलंय आपल्याला, पांचों निकालना है। यस, चलिए लिखिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। आई होप एवरीवन इज हैविंग कैलसी। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 36,000 kg। Ordering cost is ₹20 per order। Ordering cost is ₹20 per order। Carrying cost, carrying cost is ₹4 per unit per annum। Carrying cost ₹4 per unit per annum, PUPA। ओके, चलिए ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को आता है। 5 चीजें निकालनी है, पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखने का, नीचे आंसर, फॉर्मूला आंसर, ठीक है। चलो फटाफट एवरीवन, ट्राई एवरीवन। तो दिस इज योर आंसर सिंपली। पांचों वे से मेरे आंसर यहाँ पे सामने आ चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। When we talk about EOQ, तो OC is equal to CC will be always there। OC और CC सेम तभी आएगा जब आप लोग EOQ फॉलो करो। तो मेरा EOQ आया 600, ऑर्डरिंग कॉस्ट आया 1200, कैरिंग कॉस्ट आया 1200, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 60 एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 300। इनका बोलना सिंपल है कि साल भर में अगर मैं चेक करूं तो 300 किलो तो मेरे गोडाउन में रहता ही है, और वो 300 किलो को अगर मुझे कैरी करना है तो मुझे 1200 रुपए लगेगी। सिंपल, गेटिंग अ फेयर आइडिया। सेम सारी चीजें, सेम आंसर, ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो 7 मार्क के लिए बन सकता, बट इतना सिंपल नहीं। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट सम, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, पांचों फॉर्मूला क्लियर हुए। मैंने टोटल आज आपको 6 फॉर्मूला बताया, 6 में से 5 हमने किए हैं। कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो वी हैव कुल मिला के कुछ नहीं 20 एक सम, ठीक है। ये देखिए आपको जब नोट्स मिलेगी तो ये हर एक आइटम आप लोगों को यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, ठीक है। देखिए
थियरी है ये, जो आगे अपने को सीखनी है। जब प्रैक्टिकल शुरू होगा, ये देखिए यहां से आप लोगों के ईओक्यू के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो ऐसे मेरे ख्याल से 18 19 कुछ तो भी समझ, 17, यहाँ 17 सम हमारे खत्म होंगे। फिर अगला टेक्निक, फिर उसके सम, फिर अगला टेक्निक, फिर उसके सम, फिर अगला टेक्निक, ऐसा करते करते आगे। क्लियर? यस। चल, तो यहाँ हम लोग आज रुकेंगे एवरीवन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।